आज हम ब्लड रिलेशन के ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं, देखो ब्लड रिलेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन आप अपने एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखते हो, जैसे आप अपना बैंक का एग्जाम ले लीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम ले लीजिए, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वो ब्लड रिलेशन के बगैर अधूरा है। आज हम ब्लड रिलेशन पे बात करेंगे, और ब्लड रिलेशन की अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं, जैसे हम देसी भाषा में डेफिनेशन समझते हैं, रीजनिंग क्या है, जिसके पीछे कोई रीजन होता है, बट रीजनिंग की डेफिनेशन ऐसे नहीं होती है। रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन विच इज यूज टू सोल्व आवर डे टू डे प्रॉब्लम। रियल लाइफ में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो। आप सोचते हो, आपके सोचने का एक तरीका होता है, सभी के सोचने का एक तरीका होता है, उस तरीके को ही हम क्या कहते हैं, उसे हम रीजनिंग कहते हैं। इट्स आवर थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग पावर, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। ऐसी ब्लड रिलेशन को हिंदी में कहा जाता है रक्त संबंध। क्या कहा जाता है? रक्त संबंध। किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए सौहार्दपूर्ण, स्नेहपूर्ण और वंशानुपति के लिए जो संबंध बनाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें रक्त संबंध कहा जाता है। एग्जाम में डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछी जाती, लेकिन एक चीज जो आपसे नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में? सबसे पहले मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं इंडिकेटिंग टाइप, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन देखे होंगे आपने। पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन द पिक्चर, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, गर्ल सेड दैट। फिर पजल टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो पैराग्राफ सेंस क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पजल फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4-6 लोगों के बारे में बात हो रही होती है, ABCDEFGH आर ट्रैवलिंग टुगेदर, वो घूमने जा रहे हैं, टेंशन तुम्हें देके जा रहे हैं। ए इज अ सन ऑफ बी बट बी इज नॉट मदर ऑफ ए। ए बी का बेटा है पर बी उसकी मां नहीं है। भाई ए बी का बेटा, बी उसकी मां नहीं है, तो बी क्या है? बी उसके फादर हैं, पिताजी हैं। आपको सभी बातें डायरेक्टली नहीं कही जाती, पहेली के अंदाज में कही जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पजल फॉर्म। और फिर बात करते हैं हम कोडेड फॉर्म की। और कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन कैसा होता है, आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है $A मींस ए इज फादर ऑफ बी, A#B मींस ए इज मदर ऑफ बी। हम हर कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन मैं सभी कैटेगरी को लेकर के चलने वाला हूं। और फिर मैं आपको ब्लड रिलेशन पजल्स तक भी पढ़ा दूंगा। इसी चैप्टर में धीरे धीरे हम पजल लेवल तक भी चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। देखो, टाइप कोई भी हो, ब्लड रिलेशन टाइप कोई भी हो, हर चैप्टर की ना एक स्ट्रेंथ होती है, हर चैप्टर को सोल्व करने का एक मेथड होता है। किसी चैप्टर को हम डायग्रामेटिकली सोल्व करते हैं, किसी को हम फॉर्मूला से सोल्व करते हैं, किसी को कंसेप्चुअली सोल्व करते हैं, किसी को वर्बली सोल्व करते हैं, किसी को हम लॉजिकली सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है? इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी रहेगी फैमिली ट्री। प्यारे बच्चों, फैमिली ट्री, फैमिली ट्री कहूं या मैं कहूं डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। आपको डायग्राम बनाना आता है, दैट मीन्स आपको ये चैप्टर आता है। आपको किसी भी कैटेगरी की स्टेटमेंट दी गई है, पॉइंटिंग टाइप कैटेगरी, पजल टाइप कैटेगरी, कोडेड फॉर्म, तो आपको उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख गए, जो मेरा आज का टास्क है, जो मैं आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को डील कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं, भाई हमें डायग्राम बनाना है, हमें फैमिली ट्री बनाना है, तो फैमिली ट्री बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं? आपने पहले भी ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा, आज आपको कुछ नए अंदाज से या कुछ मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। फैमिली ट्री के लिए कौन कौन से पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं? तो फैमिली ट्री के लिए जो पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि मेंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैरिड कपल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और सिबलिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको फैमिली ट्री बनाना है तो पता होना चाहिए कि कोई भी मेंबर है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब मेंबर की अगर बात हुई तो मेंबर दो ही टाइप के होते हैं, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, क्वेश्चन की या किसी भी फैमिली की मैं बात करूं, ओवरऑल हमें किसी ना किसी फैमिली को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है ना। तो फैमिली में दो ही टाइप के मेंबर होते हैं, या तो मेंबर मेल होता है या मेंबर फीमेल होता है, कोई तीसरी टाइप नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर क्वेश्चन हमारी रियल लाइफ में तो होती है, बट अकॉर्डिंग टू चैप्टर नहीं होती है, ठीक है ना। हम मेंबर को लेकर के दो ही सोच रखते हैं, कोई तीसरी सोच नहीं आनी चाहिए। मेंबर को लेकर के दो ही सोच क्या होती है, आइदर मेल और फीमेल। जैसे ही कोई मेंबर है तो उसके बारे में अगर कहा गया ए इज अ फादर, तो आप उस स्टेटमेंट को देखते ही कैटेगराइज कर लोगे, उसको समझ जाओगे कि वो मेल है। और मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बॉक्स यूज करेंगे, या फिर आप पहले पढ़ चुके हैं तो प्लस का साइन में भी यूज करते हो, तो आप प्लस का साइन यूज कर लेना। फिर मैं अगर बात करूं तो फीमेल, फीमेल जैसे स्टेटमेंट दी गई ए इज मदर, ए इज अ सिस्टर, ए इज अ डॉटर, तो वहां पे हम उस फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल यूज करेंगे या नेगेटिव साइन। जैसे मैंने कहा ए इज फादर, तो आपने उसे बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा ए इज अ मदर, ए इज अ सिस्टर, ए इज अ डॉटर, इट मींस वो फीमेल। ओके, तो आपने उसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, या प्लस माइनस का आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। करेंगे मैरिड कपल की।
बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, मैरिड कपल को दिखाने के लिए उनको सीधी लाइन से कनेक्ट कर देना है। अब देखो मैरिड कपल के लिए स्पाउस वर्ड भी यूज किया जाता है। अगर मैंने कहा एज अ स्पाउस ऑफ बी, तो आप ए और बी के बीच में उसको एक सीधी लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एज अ हस्बैंड ऑफ बी, तो आपने क्या किया, ए को मेल बनाया और बी को क्या बनाएंगे, मेल बनाएंगे या फीमेल बनाएंगे। अगर वो बोलता है एज अ हस्बैंड ऑफ बी, तो बी ऑब्वियसली क्या होगी, फीमेल होगी। अगर मैंने कहा एज अ वाइफ ऑफ बी, तो वो फीमेल और बी क्या होगा, उसका हस्बैंड होगा। मैरिड कपल में अगर एक का जेंडर क्लियर हो जाता है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मैंने कहा एज अ स्पाउस ऑफ बी, देखो स्पाउस वर्ड ऐसा होता है जो हस्बैंड के लिए भी यूज किया जाता है और वाइफ के लिए भी यूज किया जाता है। तो वहां पे आप उनको मैरिड तो दिखा रहे हो, मतलब मैरिड कैसे दिखाएंगे, हम सीधी लाइन से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमने दो मेंबर के बीच में सीधी लाइन लगा दी तो दैट मीन्स वो मैरिड दिख रहे हैं, ठीक है ना, वो मैरिड कपल है। अब ये नहीं कि एक ए है एक बी है और दोनों मेल है, आपने लगा दी सीधी लाइन और उनको बना दिया मैरिड। ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि मैरिड कपल के लिए वो दोनों आपके अनमैरिड हो और वो एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो और वो एक ही लेवल पे हो, ठीक है ना। तो वो चीजें जरूरी हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सिबलिंग्स की। सिबलिंग्स का क्या मतलब होता है। सिबलिंग्स का मतलब हम जो जनरली कह देते हैं भाई बहन। सिबलिंग्स का मतलब होता है चिल्ड्रन फ्रॉम सेम पेरेंट्स, एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप के जो बच्चे, एक ही माँ बाप के 10-12 बच्चे, वो आपस में एक दूसरे के क्या लगेंगे, वो सिबलिंग्स लगेंगे। मान लीजिए मैंने कहा ए एंड बी आर सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेम पेरेंट्स, वहां पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ए का जेंडर क्या होगा, बी का जेंडर क्या होगा। आपने अगर इन दोनों को सीधी लाइन से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएंगे, मैरिड। आपने इनको ऊपर से कनेक्ट किया तो ये क्या बन जाएंगे, सिबलिंग्स। ओके, बात समझ में आ रही है। सिबलिंग्स कैसे दिखाना है। अगर मैं कहता हूं ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली, तो ए क्या हुआ, ब्रदर, और बी क्या हुई, सिस्टर। एंड ब्रदर सिस्टर है तो ऑब्वियसली ऊपर से कनेक्ट करेंगे। ऊपर से कनेक्ट कर रहे हैं तो सिबलिंग्स रिप्रेजेंट होंगे, सीधी लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं तो मैरिड कपल रिप्रेजेंट होंगे। और मेल फीमेल का तो आपको पता ही चल गया। बस ये 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है फैमिली ट्री बनाने के लिए। फैमिली ट्री बनाना आपको आ गया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है भाई, ठीक है, हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन सीख ली। इंपॉर्टेंट थिंग ये है रिलेशंस। कई बार हम रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, समझ भी आ रहा होता है, बट उस रिलेशन की जो इंपॉर्टेंस है ना, उसको लेकर के नहीं चलते। रिलेशन बहुत जरूरी है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन इस पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और दोबारा आकर के भी देख सकते हैं। इट्स योर चॉइस, टोटली अप टू यू। रिलेशन इतने सारे हैं, मैंने 30-40 रिलेशन अभी यहाँ पे रखे हैं, और भी मैं रख सकता था। रिलेशन इतने हैं कि मैं आपको रिलेशन ये कहूं कि आप इन्हें पढ़ लो तो आप एक भी नहीं पढ़ेंगे, 5 भी नहीं पढ़ेंगे। आपको रिलेशन एक्चुअल में पहले ही पता होते हैं। रिलेशन पढ़ने नहीं होते, रिलेशन रटने नहीं होते, रिलेशन समझने होते हैं। रिश्तेदारियां आप ऑलरेडी निभा रहे हो, हमें समझनी है। तो मैं रिलेशन आपको समझा रहा हूं, रिलेशन आपको समझने हैं। 5 मिनट लगेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। हम बात करेंगे ए और बी के रिस्पेक्ट में। ए एक मेल है और बी एक फीमेल है, ठीक है। कुछ रिलेशन हम ए बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, फिर कुछ रिलेशन हम बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर मैंने ए और बी को सीधी लाइन से कनेक्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएंगे, वो एक दूसरे से मैरिड हो जाएंगे। और अगर मैंने इन्हें ऊपर से कनेक्ट किया तो ये क्या हो गए, सिबलिंग हो गए, भाई बहन हो गए। ऊपर से कनेक्ट करने का मतलब होता है इनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना। जैसे आप यहां हो तो आपके पेरेंट्स कहां हैं, आपसे एक लेवल ऊपर, और उनके पेरेंट्स कहां होंगे, आपसे एक लेवल, आपके पेरेंट्स से एक लेवल और आपसे 2 लेवल ऊपर। तो लेवल का खास ध्यान रखना है। जब आप फैमिली ट्री बना रहे हो, हायरार्की का बहुत बड़ा रोल है, आपको उस चीज का ध्यान रखना है। ऊपर से कनेक्ट करने का मतलब इनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना। पेरेंट्स में 2 लोग होते हैं, पापा पापा, मम्मी पापा, या मम्मी मम्मी। मम्मी पापा, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, ठीक। तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। तो ए और बी के जो पेरेंट्स हैं उसमें ये मैंने उसकी बना दी है मदर, एम मतलब मदर, और ये मैंने बना दिया उसके फादर, फादर, ठीक है। फादर है तो बॉक्स से रिप्रेजेंट करूंगा मेल, और मदर है तो सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। मेल के लिए बॉक्स और फीमेल के लिए सर्कल। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, मदर फादर एक दूसरे के क्या लगते हैं, भाई बहन नहीं, मैरिड, एक दूसरे के पति पत्नी, मतलब एक दूसरे से मैरिड हैं। तो मैरिड कपल को हम कैसे दिखाते हैं, सीधी लाइन से कनेक्ट करते हैं। देखो ये कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है, हायरार्की में इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा रोल है। आपको किस लेवल पे उसको रखना चाहिए, आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, कनेक्ट कैसे करना चाहिए उस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। गलती से रिश्तेदारी मत बदल देना उनकी। कुछ रिलेशन ए के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ए बी के रिस्पेक्ट में आप एज्यूम करो आप ए हैं या बी हैं, तो ये अगर आप हैं तो ये आपके हुए फादर, और जो आपके फादर के फादर वो आपके क्या हुए, ग्रैंडफादर, जिसे हम क्या देते हैं हिंदी में दादाजी। अगर ये आप हो तो ये आपके फादर, या आपके फादर के फादर ग्रैंडफादर, और जो आपके फादर की मदर वो आपकी ग्रैंड मदर, दादी दादी। दादा दादी एक दूसरे के लगते हैं हस्बैंड वाइफ। और ये क्या है, दादा दादी का ये पर्सन क्या है, ये उसका बेटा है, तो मैंने उसको कनेक्ट किया, बीच में से कनेक्ट किया। ऐसे ही आप हो तो ये आपकी मदर, जो आपकी मदर की मदर वो आपकी होगी ग्रैंड मदर, और जो आपके मदर के फादर होंगे वो होंगे ग्रैंडफादर। नाना नानी को भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, और दादा दादी को भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। डिफरेंस क्या है अभी बताता हूँ। और ये एक दूसरे से मैरिड है, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ, और ये क्या है उनकी बेटी, तो मैंने बीच में से कनेक्ट किया।
जैसे मुझे आपके सिबलिंग्स बनाने हैं तो मुझे आपके साथ ऊपर से और कनेक्ट करके इस तरीके से दिखाने पड़ेंगे, वैसे ही आपके पेरेंट्स के सिबलिंग अगर मुझे दिखाने हैं तो ऊपर से कनेक्ट करके मुझे दिखाने पड़ेंगे। ये आप हो, ये आपके फादर, जो आपके फादर का ब्रदर वो आपको यहाँ कहीं बनाना पड़ेगा, वो आपके जो फादर का ब्रदर होता है वो आपका क्या लगता है, आपके चाचा जी या ताऊ जी, अंकल। ये आप हैं, ये आपके फादर, ये आपके फादर की सिस्टर, वो आपकी क्या लगेगी, आंटी। ये आप, ये आपकी मदर, ये आपकी मदर का ब्रदर, मम्मी का भाई क्या होता है, मामा। और ये आप, ये आपकी मदर, मदर की जो बहन होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, मम्मी की जो बहन होती है वो आपकी क्या होती है, मौसी। आप लिख भी सकते हैं, कुछ आपको पूछना है तो आप वो पूछ भी सकते हैं कि कौन किसका क्या लगेगा। वैसे मैंने आपको रिलेशन पीछे दे दिए सारे, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अभी कंफ्यूजन हो जाती है, भाई कंफ्यूजन, अंकल अंकल, आंटी आंटी, ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, तो इसको हम कैसे दूर करते हैं, इसको दूर करते हैं हम मैटरनल और पैटर्नल वर्ड से। मदर के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन बनते हैं उन्हें कहा जाता है मैटरनल रिलेशन, और फादर के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन बनते हैं उन्हें कहा जाता है पैटर्नल रिलेशन। जैसे फादर के रिस्पेक्ट में जो अंकल होंगे उन्हें कहेंगे पैटर्नल अंकल, और मदर के रिस्पेक्ट में बनने वाले अंकल को कहेंगे मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, मैटरनल पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी। अगर मैं आपको कहूं कि चाची, चाची है तो वो फादर की साइड से आपकी आंटी है, तो फिर आप उसे कहेंगे पैटर्नल आंटी, ठीक है ना। वैसे पैटर्नल आंटी जो स्पेसिफिकली वर्ड है वो बुआ के लिए यूज किया जाता है, कभी भी चाची प्रेफरेंस में नहीं होती, बुआ प्रेफरेंस में होती है। ये प्रेफरेंस भी मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, फिलहाल मैं थोड़े रिलेशन के ऊपर बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं भाई रिलेशन में इन लॉज। अब मैं बात कर रहा हूं इन लॉज। इन लॉज समझते हैं ना आप, इन लॉज मतलब ससुराल। अब ससुराल किसका होता है भाई, ससुराल लड़के का भी होता है, ससुराल लड़की का भी होता है। ओके, यहां पे अगर मैं इस लड़की की बात करूं तो जो ये इसके हस्बैंड हैं उसकी जो फैमिली है वो इसकी इन लॉ फैमिली है। ऐसी अगर मैं इस लड़के की बात करूं, उसकी जो वाइफ की ये फैमिली है वो उसकी इन लॉ फैमिली है। इन लॉज आप समझते हैं, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है इन लॉज अगर आप समझते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, एक वर्ड जो आप सुनते हो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये अस्तित्व में कहां से आए। देखो जैसे ये लड़की है, ठीक है ना, इस लड़की की जो फैमिली, इस लड़की की फैमिली में ये उसका ब्रदर, ये उसकी सिस्टर, ये उसकी मदर, ये उसके फादर। ऐसे उसके जो हस्बैंड का ब्रदर वो भी उसका ब्रदर, बट वो इन लो फैमिली से है तो उसके आगे इन लो वर्ड चिपक जाता है और वो बन जाता है इस लड़की के लिए ब्रदर इन लो। उसके हस्बैंड की सिस्टर उसकी भी सिस्टर, बट वो इन लो फैमिली से बिलोंग करती है तो क्या कहेंगे हम, सिस्टर इन लो। ये लड़की, ये उसके हस्बैंड की मदर, तो वो क्या कहलाएगी, मदर इन लॉ। इस लड़के के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करें तो उसकी जो वाइफ की फैमिली वो इसकी जो होगी इन लॉ फैमिली, उसकी वाइफ का ब्रदर उसका लगेगा ब्रदर इन लॉ, उसकी वाइफ की सिस्टर सिस्टर इन लॉ। ये इन लॉ वर्ड आपका चिपक जाता है उसके साथ। इन लॉ फैमिली से कोई भी होगा ना तो उसके साथ इन लॉ वर्ड चिपक जाएगा। जैसे ये लड़का है तो उसकी वाइफ की जो मदर, उसकी भी मदर, लेकिन इन लॉ फैमिली से है ना, ये पूरी की पूरी उसके लिए इन लॉ फैमिली, तो इसमें कोई भी होगा इन लॉ वर्ड आप चिपका देंगे, ठीक है। में मैं आपको बता रहा हूं, देखो अंकल, जो अंकल वर्ड है वो सिर्फ दो ही लोगों के लिए यूज किया जाता है, मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल, चाचा के लिए और मामा के लिए। आंटी वर्ड दो ही लोगों के लिए यूज किया जाता है, आपकी बुआ के लिए और आपकी मौसी के लिए। ऐसे ही अगर मैंने मान लीजिए सपोज इसके दो बच्चे बना दिए, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, सी गोला और डी डब्बा, और आप अपने आप को एज्यूम करें कि आप यहां पे हैं, तो डी आपका क्या लगेगा, ये आपके भाई का बेटा, डी आपके भाई का बेटा, तो आप उसे क्या कहेंगे, नेफ्यू। और अगर मैंने यहाँ पे दो बच्चे बनाए ई और एफ, ई फीमेल एफ मेल, और अगर आप यहाँ पे हैं और आपसे मैं पूछूं एफ आपका क्या लगता है, ये आप, ये आपकी सिस्टर का जो सन है वो आपका क्या लगेगा, भांजा, जिसे हम कहते हैं नेफ्यू। आइदर ब्रदर और सिस्टर सन इज कॉल्ड नेफ्यू। ये आप या आपके ब्रदर की डॉटर, ठीक है ना, आपके भाई की बेटी तो आपकी क्या लगती है, भतीजी, और ये आपकी बहन की बेटी, ये आप हैं तो ये आपकी बहन की बेटी, तो वो आपकी क्या लगेगी, भांजी। तो भांजी और भतीजी दोनों के लिए वर्ड यूज किया जाता है नीस। देखो नेफ्यू वर्ड और नीस वर्ड दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, अंकल वर्ड दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, आंटी वर्ड दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, ग्रैंडफादर दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, ग्रैंड मदर दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। ग्रैंड मदर का एक ही मतलब नहीं है, ग्रैंड मदर के दो मतलब है, आइदर दादी और नानी। ग्रैंडफादर के दो मतलब है, अंकल के दो मतलब है, आंटी के दो मतलब है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं सबसे जरूरी चीज आपको देखो समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना है आपने। ये आप हैं तो ये आपके हस्बैंड का ब्रदर, या आपके हस्बैंड का ब्रदर, जो आपके हस्बैंड का ब्रदर होता है वो आपका देवर जेठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। ये आप हैं तो ये आपकी वाइफ का ब्रदर, जो आपकी वाइफ का ब्रदर होता है वो आपका होता है
साला, उसको भी क्या कहते हैं हम, ब्रदर इन लॉ। ये आप हैं, ये आपकी रियल सिस्टर के जो हस्बैंड, आपके जीजा जी, उसको भी हम क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ वर्ड 3 लोगों के लिए यूज किया जाता है। देखो मैंने कहा अंकल 2 लोगों के लिए, नेफ्यू 2 लोगों के लिए, नीस 2 लोगों के लिए, ग्रैंडफादर 2 लोगों के लिए, ग्रैंड मदर 2 लोगों के लिए, लेकिन ब्रदर इन लॉ 3 लोगों के लिए। अगर स्टेटमेंट में लिखा है ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तो वहां पे आप एक ही चीज दिमाग में लेके आते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। आपको ब्रदर इन लॉ लिख के दे रहा है, सिस्टर इन लॉ, इवन सिस्टर इन लॉ समझिएगा, ये आप हो तो ये आपके हस्बैंड की सिस्टर, जो आपके हस्बैंड की सिस्टर वो आपकी ननद, उसको भी क्या कहते हैं हम, सिस्टर इन लॉ। ये आपकी वाइफ की सिस्टर जिसे हम साली कहते हैं, वो भी आपकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। ये आपका भाई और ये आपके भाई की पत्नी, आपकी भाभी, और उसको भी हम क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मेजर पार्ट पे जाकर के ये आपके काम आते हैं। जब हम एडवांस में बात करते हैं ना, तब ये चीज काम आती है कि ब्रदर इन लॉ के 3 मतलब होते हैं, सिस्टर इन लॉ के 3 मतलब होते हैं। ये आप कुछ चीजें याद रखिएगा। मैटरनल पैटर्नल के बारे में मैंने बता दिया। चलो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा मैं और आगे आपको बता रहा हूं। ये आपके फादर के ब्रदर का बेटा, आपके पापा के भाई का बेटा, मतलब आपके चाचा जी का बेटा, तो आपका क्या लगेगा, कजन। तो आप आपके पापा के भाई का बेटा या आपके पापा के भाई की बेटी, जनरली हम क्या कह रहे हैं, चाचा जी का बेटा, चाचा जी की बेटी। जो चाचा का बेटा या चाचा की बेटी होती है, उसके लिए हम कई बार यूज कर लेते हैं कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। कजन ब्रदर नहीं होता है, कजन सिस्टर नहीं होता है, देयर इज ओनली सिंगल वर्ड विच इज कजन। ओके, कजन वर्ड होता है। कजन वर्ड एक ऐसा वर्ड है, मैं आपको और भी बता देता हूं वर्ड के बारे में। देखिए, जो कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे स्पाउस वर्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मैंने अभी आपको कजन वर्ड के बारे में बताया। एक चाइल्ड वर्ड ऐसा है, ठीक है ना, एक ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स एक ऐसा वर्ड है, ग्रैंड पेरेंट्स एक ऐसा वर्ड है, ग्रैंड चिल्ड्रन एक ऐसा वर्ड है। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनसे जेंडर क्लियर नहीं होता है। बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड से जेंडर क्लियर होता है। जैसे मैंने कहा एज अ फादर ऑफ बी, फादर बोला मेल, इज अ मदर ऑफ बी, मदर बोला फीमेल। मैंने बोला स्पाउस, इज स्पाउस ऑफ बी, आप नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे ए का जेंडर क्या है। मैंने कहा इज अ कजन ऑफ बी, आप नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। मैंने कहा इज अ चाइल्ड ऑफ बी, नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। तो रिलेशन के रोल को समझें, रिलेशन को समझें, किसकी बात हो रही है, कौन किस लेवल पे होता है, उस चीज को समझें। अब हम बात चलो थोड़ी सी क्वेश्चन पे करें, क्वेश्चन में मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ठीक है, समझिए। देखो जब आपके सामने पैराग्राफ सेंस में क्वेश्चन है, तो वो आपकी एक पजल फॉर्म, और पजल फॉर्म में क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है ना, वो चीज समझनी है। स्टेटमेंट में लिखा है ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी, स्टेटमेंट में लिखा है ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी, और आगे कंजक्शन आ गई है, तो आप यहां पे रुक जाया करो। देखो आपको आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको चीजों को पढ़ना है, बनाना है, पढ़ना है, बनाना है। वन टाइम रीडिंग में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये नहीं कि हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी यहां पे मैंने कहा ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी, तो इस लाइन को हम कैसे बनाएंगे। ए और बी एक दूसरे से मैरिड हैं, माता पिता हैं, किसके माता पिता हैं, सी के माता पिता हैं। ए और बी एक दूसरे से मैरिड हैं, और यही रिलेशन होता है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे आपको बनाना था ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी, ए और बी एक दूसरे के मैरिड, एक दूसरे से मैरिड हैं और सी के माता पिता हैं, तो सी को बीच में से कनेक्ट करके आपने कहीं यहाँ पे बना लिया। अब देखो ना तो ए का जेंडर बनाया, ना बी का जेंडर, ना सी का जेंडर। किसी भी पर्सन का जेंडर आपको अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, नेम के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहां पे मैंने ये समझाने की कोशिश की, भाई हम पूरा पैराग्राफ एक साथ नहीं पढ़ते, जहां कंजक्शन आ जाए वहां रुक जाओ, जहां फुल स्टॉप आ जाए वहां रुक जाओ, पहले इस लाइन को बनाओ, कंफर्म करो कि आपने हर चीज सही तरीके से बनाई, कनेक्टिविटी सही तरीके से की, जिसका जेंडर बन रहा था उसका बनाया, उसके बाद आप आगे बढ़ो। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एंड, बट, कोमा, हु, हुम, हुज, विच, ये वर्ड यूज, ये कंजक्शन वर्ड यूज किए जाते हैं। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए अगर हु यूज किया गया हो ना, हु, हुम, हुज, WH फैमिली मेंबर यूज किया गया हो, तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। प्रीवियस सेंटेंस ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर एज अ सब्जेक्ट इन नेक्स्ट सेंटेंस, तो यहां पे बात हो रही है सी की। तो स्टेटमेंट क्या बन गई, सी इज ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, सी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। तो ये जो एक स्पेसिफिकली वर्ड है ना, अब यहां पे आपको ओनली डॉटर की इंपॉर्टेंस को समझना है। सी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, ये चीज क्लियर होगी। जैसे बोला सी इज डॉटर, ठीक है ना, ये चीज क्लियर होगी। डॉटर बोला है तो वो फीमेल है, और ओनली डॉटर दैट मींस उसके माँ बाप की कोई और बेटी नहीं है। देखो ओनली डॉटर के जो मतलब होते हैं वो होते हैं 3। ओनली डॉटर के क्या मतलब होते हैं, ओनली डॉटर इकलौती बेटी, उसके माँ बाप की कोई और बेटी नहीं है, उसकी कोई बहन नहीं है, भाई हो सकता है। इस तरीके से आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे मैंने कहा ओनली सन, तो ओनली सन का क्या मतलब होता है, इकलौता पुत्र, उसके माँ बाप का कोई और बेटा नहीं है, उसकी कोई बहन हो सकती है, उसका भाई नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओनली सन, ओनली डॉटर, ओनली चाइल्ड, ये कुछ स्पेसिफिकली वर्ड है जहां पे हम चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर हमें आगे जाकर के दिक्कत आती है, फिर हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा पढ़ना बहुत
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप एक बार चीजों को समझ जाएंगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। सी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और अगली लाइन में बोला है सी एंड डी आर सिबलिंग्स, और सी और डी एक दूसरे के सिबलिंग है। अब सिबलिंग बोला है तो मैंने ऊपर से कनेक्ट कर दिया, और डी का जेंडर क्लियर हो जाएगा। डी का जेंडर कैसे क्लियर हो जाएगा भाई? सी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, उसके माँ बाप की कोई और बेटी नहीं है, सी की कोई बहन नहीं है। सी की कोई बहन नहीं है तो ये क्या हुआ? उसका भाई हुआ। इस तरीके से डी का जेंडर क्लियर हुआ। ई इज ओनली सन ऑफ जी बोला तो मैंने उसको अलग बना लिया। ई ओनली सन है, इकलौता बेटा है, किसका? जी का। देखो अभी यहाँ पे ई जी नहीं थे तो मैंने साइड में अलग से बना लिया, लेकिन आगे बोला जी हु किसके लिए? जी के लिए। जी इज स्पाउस ऑफ डी, तो मैंने जी को डी से कनेक्ट कर दिया और वो उसके स्पाउस है। अब देखो मैरिड कपल में मैंने शुरू में ही आपको बात बताई थी कि अगर एक पर्सन का जेंडर क्लियर होता है तो आप दूसरे का ऑटोमेटिकली बना लेते हो। अब ये डी और जी एक दूसरे से मैरिड है, डी का जेंडर क्लियर है तो जी का मैंने ऑटोमेटिकली बना लिया, और जैसे ही जी को कनेक्ट किया मैंने डी के साथ, तो जी के साथ कनेक्टेड है कौन? ई, जो क्या है? उसका इकलौता बेटा। ध्यान रखेंगे, इकलौता बेटा। अब आगे वो कहता है ई एफ एच आर सिबलिंग, ई एफ एच एक दूसरे से आप कैसे कनेक्ट करेंगे? ऊपर से कनेक्ट करेंगे। भाई बहन है, भाई भाई है, बहन बहन है। अब बताया गया था ई जी का इकलौता बेटा है, ई अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, दैट मींस उसके माँ बाप का कोई और बेटा नहीं है। तो एफ और एच को हमें क्या लेकर के चलना है? एफ और एच को हमें फीमेल लेकर के चलना है। ई का कोई भाई नहीं है, ई अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, उसके माँ बाप का कोई और बेटा नहीं, उसका कोई भाई नहीं, उसका कोई भाई नहीं, तो ये दोनों क्या है? फिर उसकी बहनें हैं। इस तरीके से ये डायग्राम आपका बनना चाहिए, ये आपका सॉल्यूशन बनना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन दिस फैमिली, जिसके ऊपर बॉक्स लगा है एक मेल दो मेल, लेकिन ए और बी में भी तो कंफर्म है ना, अगर ये एक दूसरे से मैरिड हैं, ये एक दूसरे से मैरिड हैं और मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल में कंफर्म होता है एक मेल होता है तो दूसरी फीमेल होती है। तो ये दो मेल और तीसरा मेल आपको यहां पे मिलेगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर 3 मेल यानी 3 होगा। ये थोड़ा सा मेरे को समझाना था, मैंने आपको ये समझाया। आप पूरा पैराग्राफ एक साथ नहीं रीड करेंगे, पहला पार्ट रीड करेंगे, कंजक्शन आ जाएगी तो रुक जाएंगे, जो रीड किया वो बनाएंगे, फिर अगली लाइन बनाएंगे, उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, आपको उस चीज को मेंटेन करना है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, ए एंड बी आर पेरेंट्स ऑफ सी, तो ठीक है ना, ये बना लिया हमने। सी इज ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, से अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। ठीक है ना, अब उसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। सी एंड डी आर सिबलिंग्स, तो डी और सी एक दूसरे से भाई बहन, ऊपर से कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है ना, सीधी लाइन से कनेक्ट कर दे तो मैरिड हो जाएंगे। ई इज ओनली सन ऑफ जी, जी इज स्पाउस ऑफ डी, तो ये हमारा फैमिली ट्री था, आपको अभी मैंने बना करके दिया था, ये हमारा फैमिली ट्री था। क्वेश्चन में रिलेशन किसका पूछा है प्यारे बच्चों? एफ का रिलेशन पूछा है, और किससे पूछा है? सी से। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझो, देसी में समझाऊं तो मैं कहूंगा एफ सी का क्या लगता है। ठीक है ना, और अगर इसके एक्चुअल सेंस पे बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एफ सी से कैसे संबंधित है। आप ये आप ऐसे याद रखना, बस आपको सेकंड पे जाकर के बैठना है भाई, यहां पे बैठना है। आप सी पे बैठ जाओ, अगर आप सी हो तो आपको बताना है एफ आपका क्या लगता है। ये आप हो तो ये आपके भाई की बेटी, जो आपके भाई की बेटी वो आपकी क्या होती है? भतीजी। नीस, क्वेश्चन का आंसर नीस। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछा होता ना हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, अगर क्वेश्चन होता हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, तो आपको क्या करना है? एफ पे बैठना। ये मैं सैंपल लेके चल रहा हूं, अभी मैंने क्वेश्चन दिए ही नहीं है, मैं तो बेसिक बातें बता रहा हूं कि आप समझ जाएं। ठीक है ना, जब क्वेश्चन दूंगा तो फिर वो इतना लेवल का नहीं होगा, वो अच्छे लेवल का होगा। तो आप अगर एफ पे बैठे हैं तो ये आपके पापा की बहन मतलब आपकी आंटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे भी ध्यान दो। देखो एग्जामिनर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनर की सोच क्या है। एग्जामिनर पहले आपको यहां पे फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, अगर आप इस पैराग्राफ को सही सही बना ले गए, फिर आपको वो क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करता है, और उसके बाद भी अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, फिर वो आपको ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें आप फंस सकते हो। तो आपको इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डील करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इवन ऑप्शन चूज करते टाइम भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। जो मेरे को थोड़ी सी एक बेसिक डिटेल ब्लड रिलेशन के बारे में देनी थी मैं दे चुका। बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होता है। देखते हैं क्वेश्चन में। देखो मैंने कहा आराम से पढ़ेंगे। 5 मेंबर के बारे में बात हुई, फैमिली में कितने मेंबर? 5 मेंबर। ठीक है, पहली लाइन आर इज ब्रदर ऑफ टी। देखो जब बोला ना आर इज ब्रदर ऑफ टी, जिससे आर का जेंडर क्लियर होगा, टी का जेंडर क्लियर नहीं होगा। और ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, अब देखो आर ब्रदर है, ब्रदर तो लड़के का भी होता है लड़की का भी होता है। अब कैसे डिक्लेयर कर ले भाई टी लड़का है या लड़की है? नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे ना। ये चीज का ध्यान रखना है। एम इज सिस्टर ऑफ आर बोला है तो एम फीमेल है और आर की सिस्टर है, तो आर के साथ ऊपर से कनेक्ट करेंगे। ठीक, के इज ब्रदर ऑफ एम, के ब्रदर है, मेल है, किसका ब्रदर है? एम का ब्रदर है। के का जेंडर क्लियर होगा, एम का क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर एम का पहले से क्लियर है तो क्लियर है, डन, हमें क्या दिक्कत भाई, पहले से क्लियर है। डब्ल्यू इज फादर ऑफ टी, से किसका जेंडर क्लियर होगा? देखो फादर किसको बोला? डब्ल्यू को बोला। यहां पे अगर मैं बात करूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, किसको बोला? ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर किसको बोला? ए को बोला। ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर किसको बोला? ए को बोला। ए इज मदर ऑफ बी, किसको बोला? मदर। ए को बोला। तो जेंडर भी किसका क्लियर होगा? ए का ही क्लियर होगा, बी का जेंडर क्लियर नहीं होगा।
कुछ स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं जिससे दोनों का जेंडर क्लियर होता है, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं जिससे दोनों का ही क्लियर नहीं होता, लेकिन बाकी मैक्सिमम रिलेशन जो गिवन होते हैं वो सब्जेक्ट के लिए गिवन होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट का ही जेंडर क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट का जेंडर ना बनाया करें। तो यहां लिखा है डब्ल्यू इज फादर ऑफ टी, तो डब्ल्यू फादर है भाई, टी का फादर है, टी का जेंडर क्लियर नहीं होगा। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन दिस फैमिली। अब एक फीमेल आपको नजर आ रही है, एम है, डब्ल्यू मेल, के मेल, आर मेल, टी का पता है आपको कि वो मेल है या फीमेल है? नहीं है। अगर वो मेल हुआ तो इस फैमिली में कितनी फीमेल हुई? 2। लेकिन अगर वो फीमेल हुई तो इस फैमिली में कितनी फीमेल हुई? 2। और अगर वो मेल हुआ तो इस फैमिली में एक ही फीमेल है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आइदर 1 और 2। अब यहां 1 भी दे रखा, 2 भी दे रखा, आपने 1 लगाया तो गलत हो जाएगा, 2 लगाया तो गलत हो जाएगा। आपका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब एक से ज्यादा आंसर होते हैं तो आपका आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा नन ऑफ दिस। गॉट इट? छोटा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन, हाउ इज जे रिलेटेड टू। अगर आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लिया, क्वेश्चन में लिखा है इन अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, एक एक लाइन में क्लू होता है। जब पजल फॉर्म है, पहेली है, तो हर लाइन में एक क्लू है। पहला क्लू, इस फैमिली में कितने मेंबर हैं? 7 पीपल आर देयर इन दिस फैमिली। छोड़ो मत भाई किसी भी लाइन को। और मेंबर के बारे में क्या बताया? ABCD FJ एंड के, नाम भी देख लिया करो, ठीक है। पहली लाइन मैंने कहा था जहां कंजक्शन आ जाए वहां रुक जाओ, तो लिखा है डी इज सिस्टर ऑफ सी। जैसे ही बोला डी इज सिस्टर ऑफ सी, तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे भाई, डी इज सिस्टर ऑफ सी को ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। डी इज सिस्टर ऑफ सी बोला है, तो पिछले ही अभी मैंने सैंपल में आपको बताया डी फीमेल है, डी का जेंडर ही क्लियर होगा, सी का जेंडर क्लियर नहीं होगा। अब सिस्टर तो लड़के की भी होती है और लड़की की भी होती है, कोई लड़की उसकी भी सिस्टर होती है। अब कैसे डिक्लेयर कर दो भी सी लड़का है लड़की? नहीं होगा ना, ठीक। अब यहां पे लिखा है एंड, और जब दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एंड बट कोमा यूज किया जाता है, तो प्रीवियस सेंटेंस सब्जेक्ट विल बी कंसीडर एज अ सब्जेक्ट इन नेक्स्ट सेंटेंस। देसी भाषा में समझ लो, एंड बट कोमा से स्टेटमेंट को जोड़ा है तो पहले वाले के बारे में बात हो रही होगी, हु हुम हुज विच से जोड़ा तो दूसरे वाले के बारे में बात हो रही होगी। पिछली स्टेटमेंट में पहला वाला पर्सन कौन है? डी, तो स्टेटमेंट बन गई डी इज ओनली डॉटर ऑफ बी। कंजक्शन आ गई, मैं फिर रुक गया। अब पहले मैं इसको बना लूंगा, डी बी की इकलौती बेटी है। डी अपने माँ बाप की, और उसके माँ बाप में, उसके पेरेंट्स में एक का नाम पता चल गया हमें बी, बी की इकलौती बेटी है। अभी मैंने आपको पिछले एग्जांपल में समझाया भाई, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर के 4 मतलब। इकलौती बेटी, पहला मतलब डायरेक्ट मीनिंग इकलौती बेटी, दूसरा मीनिंग उसके माँ बाप की कोई और बेटी नहीं है, तीसरा मीनिंग उसकी कोई बहन नहीं है, ठीक। लिखा है डी अपने माँ बाप की, बी की इकलौती बेटी है। डी इकलौती बेटी है तो इसके माँ बाप की कोई और बेटी नहीं है, तो ये सी कौन है भाई? डी की कोई बहन नहीं है तो सी कौन हुआ? खुद सोचो ना। यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी का जेंडर डिक्लेयर हो जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आपके पास फिर अगली स्टेटमेंट क्या है? हु किसके लिए यूज किया गया? बी के लिए। बी इज स्पाउस ऑफ ए, बी स्पाउस है, स्पाउस मतलब ए से मैरिड है। अब मैरिड कपल में अगर एक का जेंडर क्लियर होगा तभी दूसरे का बन पाएगा, अब स्पाउस वर्ड से तो जेंडर क्लियर होता नहीं भाई। इतनी बात आपको क्लियर है? देखो ये लंबी सी स्टेटमेंट, डी इज सिस्टर ऑफ सी एंड ओनली डॉटर ऑफ बी हु इज अ स्पाउस ऑफ ए, कहने को एक स्टेटमेंट बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेटमेंट, और हम इसको 3 स्टेटमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, इसको सिंगल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट ना करें। एक लाइन को इसको फ्लो में पढ़ के आप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश ना करें, एक एक स्टेटमेंट को बड़े आराम से प्यार से बनाएं। हमें क्वेश्चन को 1 टाइम रीडिंग पे करना है। आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक चीज दिमाग में रखिएगा, आपको क्वेश्चन को 1 टाइम रीडिंग में सोल्व करना है। आपने 2 मिनट लिए, आपने 3 मिनट लिए, डजंट मैटर, टाइमिंग पे काम अभी नहीं करना है जब तक आप लर्नर हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर आप टाइमिंग पे काम कीजिए। अब अगर आप पहले से ही पढ़ के बैठे हैं तो उसको चैलेंज लीजिए, लेकिन आप लर्नर हैं, आप पहली बार दूसरी बार पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, बी इज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर बोलते ही जैसे बोला बी इज ग्रैंड मदर, तो उसका जेंडर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैरिड कपल है, एक का जेंडर क्लियर तो दूसरे का मैं ऑटोमेटिकली बुला देता हूं। बी का जेंडर क्यों क्लियर हुआ भाई? बी के बारे में बोला ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर के 2 मतलब शुरू में बताए थे, ग्रैंड मदर के 2 मतलब कौन से 2 मतलब? ग्रैंड मदर के 2 मतलब क्या होते हैं भाई? कमेंट कीजिए, ग्रैंड मदर के 2 मतलब क्या होते हैं? आइदर दादी और नानी, ठीक है ना। यहां बोला बी इज ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के। अब जे और के मैंने कहां रखे? देखो कहां रखे, मैंने वो उस लेवल पे रखे ताकि वो उसके ग्रैंड मदर लेवल पे हो। तो जे और के को नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेवल का भी ध्यान रखना है, कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखना। अब देखो मैंने कनेक्ट नहीं किया, वो डी से भी कनेक्ट हो सकता है। अगर मैंने डी से जे और के को कनेक्ट कर दिया तो वो उसकी क्या हो जाएगी? मदर की मदर, मदर की मदर मतलब नानी। और सी से कनेक्ट किया तो उसके फादर की मदर, फादर की मदर मतलब दादी, ठीक है ना। एक्टिविटी अपनी मर्जी से नहीं करनी, किसी का जेंडर अपनी मर्जी से नहीं बनाना, और अकॉर्डिंग टू लेवल उसको रखना है, वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए। अगली स्टेटमेंट हु हुम हुज आ गया था इसलिए मैं रुक गया था। हुज फादर, हु सिंगुलर, हुज प्लूरल, तो यहां पे आपकी बात हो रही है जे और के की। जे एंड केज फादर इज एफ,
हुज फादर, जे एंड के इज फादर। इनके पिताजी कौन हैं? इनके पिताजी एफ हैं। इनके पिताजी भाई एफ हैं, मतलब इनके पिताजी सी नहीं है। तो चांसेस किसके साथ कनेक्ट होने के होंगे? डी के साथ कनेक्ट होने के होंगे। हुज फादर इज एफ, जिनके पिताजी एफ हैं। हु इज, हु किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? एफ के लिए। एफ इज नॉट सन ऑफ ए, मतलब मैं इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकता। समझ गए ना? आप करने को तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, जे और के को के फादर अगर एफ है तो उठा करके इसके साथ कनेक्ट कर दो। जी नहीं, आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। आप ऐसे कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? ए के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिखा है ना एफ इज नॉट सन ऑफ ए। अगर एफ ए का सन नहीं है और मुझे जे और के जो है इसको ग्रैंड मदर भी बनाना है, आप किसी और को बेटी भी नहीं बना सकते क्योंकि उसकी एक ही बेटी है, तो आपको क्या करना पड़ा? इन दोनों को मैरिड करना पड़ा। और किसी भी तरीके से जे और के का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया। अपनी मर्जी से बनाना नहीं जरूरी नहीं है। जब आप पूरा फैमिली ट्री बनाएं तो आपको सारे रिलेशन या कहिए सबके जेंडर वहां पे बनी जाएं। क्वेश्चन में पूछा हाउ इज जे रिलेटेड टू ए, जे का रिलेशन पूछा है, ए से पूछा है, आपको कहां बैठना है? आपको ए पे बैठना है। आप ए पे बैठ जाइए, आप एज्यूम कीजिए आप ए हैं। तो ये आपकी बेटी का, आपका बेटी का बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी की बेटी भी हो सकती है, आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन में ग्रैंडसन दे रखा, आपने लगा दिया, गलत हो गया। और क्वेश्चन उल्टा पड़ गया, हाउ इज ए रिलेटेड जो जे, तो वो भी गलत हो गया। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जिसका रिलेशन पूछा है उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए। जे का रिलेशन पूछा है, जे का जेंडर क्लियर होना चाहिए। जिसका रिलेशन पूछा है अगर उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा तो आपका सीधा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। जहां पे जे का रिलेशन पूछा है और जे का जेंडर क्लियर नहीं है तो मैंने सीधा आंसर क्या कर दिया? कैन नॉट बी डिटरमाइन। जिसका रिलेशन पूछा है उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में होता ना कि हाउ इज ए रिलेटेड टू जे, तो यहाँ पे ए का रिलेशन पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है? जे से पूछा जा रहा है। जिसका रिलेशन पूछा है उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन का आंसर होता है ग्रैंडफादर। जिससे पूछा उसका भले ही क्लियर ना हो, जे का, के का, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है मेरी? कि जिसका रिलेशन पूछा, ठीक है ना, उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए। ये दिमाग में बिठा लो, ये बड़े काम की चीज है। आप देखते ही आंसर कर देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होगी, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आपसे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पूछा हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ सी से कैसे संबंधित है? अब देखो यहां पे गलती नहीं करेंगे ना हम किस पे बैठ जाएंगे? हम बैठ जाएंगे भाई सी पे। हम बैठ जाएंगे सी पे। और अगर आप सी पे बैठे हैं, अगर आप सी हैं, तो देखिए आप अगर सी हैं तो सी से ये आपकी हुई सिस्टर के हस्बैंड, और जो आपकी सिस्टर के हस्बैंड होते हैं वो जीजा जी, और जीजा जी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लो। तो बिल्कुल सही बात है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी का आंसर ब्रदर इन लो। इवन हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ का आंसर भी ब्रदर इन लो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। बहुत सिंपल क्वेश्चन। फैमिली में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं भाई। 6 मेंबर की फैमिली है, ध्यान रहेगा हमें। पहली लाइन में लिखा है बी इज अ सन ऑफ सी। तो पहली लाइन में जब लिखा है बी सन है, अब सन कहाँ होता है? सन होता है एक लेवल नीचे, तो सी को मैंने रख दिया एक लेवल ऊपर। अभी मैंने बताया भाई रिलेशन सन किसके? बी के लिए, ठीक है ना? तो बी का ही जेंडर क्लियर होगा, सी का जेंडर क्लियर नहीं होगा। अगर बी सी का सन है तो सी क्या है? सी उसकी या तो मदर है या फादर है। और अगली लाइन में क्या कहता है? बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी, परंतु सी उसकी मदर नहीं है। मदर नहीं है तो क्या होंगे उसकी? फादर। ठीक, ए एंड सी एक दूसरे से मैरिड है, ए और सी एक दूसरे से मैरिड है, तो मैंने मैरिड बना दिया। और मैरिड कपल में अगर एक का जेंडर क्लियर होता है तो दूसरे का आप ऑटोमेटिकली बना देते हो। अगली लाइन में लिखा है ई इज ब्रदर ऑफ सी। ई ब्रदर है, मेल है, किसका ब्रदर है? सी का ब्रदर है, तो मैंने ई को सी के साथ ऊपर से कनेक्ट कर दिया। सी का जेंडर पहले से ही क्लियर था। डी इज अ डॉटर ऑफ ए, डी ए की डॉटर है, अकेली की थोड़ी होगी, तो मैंने बीच में से कनेक्ट किया। जब आप बच्चों को कनेक्ट करें तो पेरेंट्स के साथ बीच में से कनेक्ट करें, इट वुड बी बेटर। ठीक है। एफ इज सिस्टर ऑफ बी, एफ सिस्टर है, फीमेल है, किसकी सिस्टर है? बी की, तो बी के साथ ऊपर से कनेक्ट किया। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनने वाला है। तो देखिए जरा, आपने सॉल्यूशन बनाया, मैंने सॉल्यूशन बनाया, वो सही है। क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी चाइल्ड और चिल्ड्रन डज सी हैव, सी के कितने बच्चे? भाई सी के 3 बच्चे। कौन कौन? डी, बी और एफ। और इसी में ही अगर मैंने आपसे पूछ लिया हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, रिलेशन किसका प्यारे बच्चों? रिलेशन पूछा है, रिलेशन किसका पूछा है? रिलेशन ई का पूछा है, रिलेशन ई का पूछा है। तो आपको किस पे बैठना है? रिलेशन अगर ई का पूछा है आपको बैठना है एफ पे। आप एफ पे बैठे, ये आपके फादर का ब्रदर, और जो आपके पापा का भाई वो आपका क्या लगता है? अंकल। तो होना क्या चाहिए हमारा? ऑप्शन सी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। अगर हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई पूछा होता, देखो फिर क्वेश्चन की सेंस बनती है एफ ई से कैसे संबंधित है। अभी क्या सेंस बनती है? ई एफ से कैसे संबंधित है, ई एफ का क्या लगता है। बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन में पूछा हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, तो आपको ई पे बैठना है और एफ का रिलेशन बताना है। एज्यूम कर लिया करो वहां पे आप ई हो। मैंने छोटी सी बात आपके दिमाग में बिठा दी। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको सेकंड पे जाके खुद बैठ जाना, आपको एफ पे बैठना है। भाई मैं तो एफ हूं, अब चलते हैं ई कहां है, ई कहां है और ई मेरा क्या लगता है, ऐसे चलना है भाई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें अब आपको समझ में आ गई। मुझे लगता है अब हमें आगे
बढ़ना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब चैप्टर स्टार्ट हुआ हमारा, और चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिकेटिंग फॉर्म। आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास के शुरू के सेशन में मैं आपको पूरी इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ाऊंगा। देखो, इंडिकेटिंग फॉर्म के बारे में मैंने आपको शुरू में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, एक मैंने जो आपको दिखाया था मैं दिखाता हूं, मेरे को भाई 1 मिनट दीजिए, वेट कीजिए। इंडिकेटिंग फॉर्म में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिकेटिंग फॉर्म में 2 टाइप के क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? सिंगल क्लू वर्ड क्वेश्चन और डबल क्लू वर्ड क्वेश्चन, इजी लेवल क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं आपको इजी लेवल समझाता हूं, इजी लेवल समझ लीजिए। आज की क्लास का ये क्वेश्चन आपको करना है, फिर मैं अगले में और इसमें मैं आपको जो समझाऊंगा उससे इजी लेवल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन छोड़ के मेरी बात को ध्यान से सुने प्लीज। जो ये क्वेश्चन होते हैं, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन द पिक्चर, ए लेडी सेड दैट, इसमें ये जो पर्सन है लेडी, ये है स्टेटमेंट देने वाली। इंडिकेटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन में इंडिकेटिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं कौन से हैं? पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन द पिक्चर, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, गर्ल सेड दैट, ए बॉय सेड टू अ गर्ल। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में, इस कैटेगरी में सबसे पहले आप उसे बनाएं जिसने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट किसने दी? लेडी। और लेडी क्या होती है? फीमेल। फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले उसे बनाए जिसने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट किसने दी? लेडी ने। तो सबसे पहले हम किसे बनाएंगे? लेडी को। और लेडी क्या होती है? फीमेल। तो फीमेल है तो मैंने उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसकी स्टेटमेंट में आप माई वर्ड सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? माई वर्ड। माई वर्ड ही क्यों सर्च कर रहे हो? क्योंकि आपने बनाया हुआ है उसको जिसने स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए माई वर्ड ही यूज करेगा। जैसे मैंने कहा, तुम्हारी मदर के भाई के बेटे के दोस्त का दोस्त, मेरी मदर के भाई के बेटे के दोस्त का, मैंने कहा मेरी, माई। ठीक है ना? यहां पे मैं माई वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले उसे बनाया जिसने स्टेटमेंट दी, उसकी स्टेटमेंट में मैंने माई वर्ड को सर्च किया। ठीक है, आपको क्या करना है, याद रखना, मेरी ये बात काम आएगी, कल के सेशन में बहुत काम आएगी। माई से पहले आगे के रिलेशन बनाने हैं, फिर पीछे के रिलेशन बनाने हैं। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, माई से पहले आगे के रिलेशन फॉरवर्ड, फिर आपको बैकवर्ड चलना है। इस तरीके से आपको रिलेशन बनाने हैं। देखो, स्टेटमेंट में रिलेशन कौन से हैं? ये रही स्टेटमेंट, यहां से लेकर के यहां तक। अगर मैं स्टेटमेंट में आपको रिलेशन दिखाऊं तो पहला रिलेशन क्या दिख रहा है? सन। दूसरा रिलेशन क्या दिख रहा है? ब्रदर। तीसरा रिलेशन क्या दिख रहा है? ओनली डॉटर। फिर दिख रहा है मदर। माई को रिलेशन नहीं होता, फादर, डॉटर। रिलेशंस पता है ना? और रिलेशन के मीनिंग भी आपको क्लियर है भाई। सबसे पहले उसे बनाएंगे जिसने स्टेटमेंट दी, फिर उसकी स्टेटमेंट में माई वर्ड को सर्च करेंगे। माई वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? लेडी को। मैंने बताया पहले माई से आगे के रिलेशन बनाएंगे, तो पहला रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन ये, तीसरा रिलेशन ये, फिर पीछे के रिलेशन बनाएंगे, चौथा रिलेशन ये, पांचवा रिलेशन ये और छठा रिलेशन ये। इस स्टेटमेंट में 6 रिलेशन, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए ये मैंने आपको समझा दिया भाई। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कमेंट में लिखिए, समझ में आई? नहीं समझ में आई? वाई प्रेस कर देंगे, समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा बताता हूं, सबसे पहले उसे बनाओ जिसने स्टेटमेंट दी। लेडी ने स्टेटमेंट दी, मैंने लेडी को बना लिया। दूसरा स्टेप, उसकी स्टेटमेंट में माई वर्ड को सर्च करो। माई से आगे के रिलेशन बना दो, पीछे के रिलेशन बना दो। एंड में जहां पहुंच जाएंगे वो व्यक्ति होगा जिसको पॉइंट किया गया होगा। कितनी छोटी सी बात है। सबसे पहले मैंने लेडी को बनाया, माई बोलते ही मैं लेडी पे आ गया। पहला रिलेशन है मदर, तो मैंने इसकी मदर को बना लिया। मदर कहां होती है? एक लेवल ऊपर। अब कंडीशन समझेंगे, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा समझाना अभी कंप्लीट हुआ है। कंडीशन समझो, जो आपने बनाया आप उस पर मूव कर जाते हो। आपने उसकी मदर को बनाया, आप मदर पे मूव करेंगे, पर आप तो अभी लेडी पे थे ना, लेकिन आपने मदर को बनाया, आप मदर पे मूव कर गए। अब आप मदर पे हो तो मदर के आपको क्या बनाने हैं? फादर। तो आप मदर के फादर बनाते हो, मदर के एक लेवल ऊपर, मदर के फादर, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब काके की ना। तो आप उसकी मदर के फादर पे, आप यहां पे, ठीक, आप उसके फादर पे पहुंच गए। मैंने कंडीशन क्या बताई? जो आप बनाते हो उस पे मूव कर जाते हो। देखो, आपने सबसे पहले लेडी को बनाया, माई बोलते ही लेडी पे थे। माई से पहला रिलेशन फॉरवर्ड जब चलते हैं तो मदर, आपने उसकी मदर को बनाया, मदर पे चले गए। मदर के फादर, तो आप उसके फादर पे चले गए। फादर्स ओनली डॉटर, इसकी इकलौती बेटी। इसकी इकलौती बेटी ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, इसकी इकलौती बेटी ये। आप तीसरा रिलेशन डन करते हो, यहां आ जाते हो, आप यहां पे हो। चौथा रिलेशन, अभी रिलेशन कंप्लीट नहीं हुए, फॉरवर्ड कंप्लीट करने के बाद मैं बैकवर्ड चलना शुरू कर देता हूं। चौथा रिलेशन है ओनली डॉटर। आपको फिर इसकी इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी, चौथा रिलेशन ये बनी हुई है, बनानी नहीं पड़ेगी। फिर उससे आगे अगला रिलेशन, पांचवा रिलेशन ब्रदर, तो मैंने इसका भाई बनाया जो मुझे बनाना पड़ेगा, पांचवा रिलेशन डन। और फिर छठा रिलेशन है सन, तो मुझे इसका सन बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसका सन बनाया। छठा रिलेशन डन। बना होता तो मैं उस पर मूव कर जाता हूँ, और नहीं बना होता तो मैं बना देता हूँ। एट लास्ट में यहां हूं, इसके ऊपर क्या लिख देना है? जिसको पॉइंट किया है, पॉइंट किसको किया है? पर्सन इन द पिक्चर, तो मैंने इस पे लिख दिया पर्सन इन पिक्चर। बात समझ में आई?
अब यहाँ पे फिर वही बात होगी, क्वेश्चन में रिलेशन किसका पूछा है, लेडी का, और किससे पूछा है, पर्सन इन द पिक्चर से। तो आपको किस पे बैठना है, पर्सन इन द पिक्चर पे। अगर आप ये हैं तो ये आपके फादर की हुई सिस्टर, आपके फादर की सिस्टर आंट, ऑप्शन में दे नहीं रखा तो आंसर कर दिया आपने ना दिस। अगर क्वेश्चन में पूछा होता हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू द लेडी, तो आप लेडी पे बैठते हो, और लेडी के भाई के बेटे, आपके भाई का बेटा अगर होता, भतीजा आपके ऑप्शन में नहीं होता, तो आपका आंसर होता नेफ्यू। तो हम आते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा। सबसे पहले आपको किसे बनाना है, जिसने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट आपको किसने दी, स्टेटमेंट दी है लेडी ने। तो सबसे पहले मैंने किसे बना लिया, लेडी को बना लिया, लेडी को बना लिया भाई। लेडी फीमेल होती है, सर्कल से रिप्रेजेंट किया, उसकी स्टेटमेंट में माई वर्ड सर्च करना है। माई बोलती मैं लेडी पे आ गया। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अपनी सोच। ये क्वेश्चन है इजी लेवल, जब टिपिकल लेवल होगा ना तो हो नहीं पाएगा। आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैं स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करना आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले उसे बनाओ जिसने स्टेटमेंट दी, उसकी स्टेटमेंट में माई वर्ड को सर्च करो। माई बोलते ही लेडी पे आ गए, क्योंकि माई वर्ड स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए यूज करेगा। माई बोलते ही मैं लेडी पे आ गया। माई से मुझे फॉरवर्ड जाना है, तो पहला रिलेशन आता है मदर, मैंने उसकी मदर को बना लिया। तो कंडीशन आपको मैंने बताई, जो बनाते उस पर मूव कर जाते, मैंने मदर को बनाया तो मैं मदर पे मूव कर गया। मदर के मुझे क्या बनाना है, फादर, तो मैं इस पे था मदर, और इसके मैंने बना लिया फादर। फादर कहाँ होंगे, उससे एक लेवल ऊपर, मदर के फादर। आपकी मदर के फादर मतलब आपके नाना जी ना, तो आप वहां पे हो, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे हो तो आपको तीसरा रिलेशन दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओनली डॉटर। आपने इसकी इकलौती बेटी देखी, तो इसकी इकलौती बेटी यही हुई, तो आपने उसे बना लिया, इकलौती बेटी को बना लिया। आप यहाँ पे हो, फॉरवर्ड कंप्लीट करने के बाद बैकवर्ड चलते हो, इसकी भी इकलौती बेटी, तो वो यही हुई, आप यहाँ पे थे ना, इसकी इकलौती बेटी यही हुई। अब उसका भाई आपने बनाया, उसका भाई बना होता तो मैं उस पर मूव कर जाता, मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसके भाई को बनाया, तो इसका भाई यहाँ पे बनेगा, चौथा रिलेशन डन। और पांचवा रिलेशन क्या है, इसका सन, तो मैंने पांचवा रिलेशन बना करके छठा रिलेशन बनाया, सन। मैं फाइनली यहाँ पे हूँ, और जहां आप एट द एंड हो वो पर्सन होगा जिसको पॉइंट किया गया होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है, बाद में क्वेश्चन का आंसर करना है। ये स्ट्रेटेजी होती है इंडिकेटिंग टाइप की। मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, मैंने सबसे पहले आपको बताया उसे बनाया करो जिसने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट किसने दी, लेडी ने। प्रैक्टिस भी यही होगी, सब कुछ यही होगा। आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको मैं क्विज भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस आपको जुड़े रहना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने लेडी को बनाया, फिर उसके स्टेटमेंट में आपने माई वर्ड को सर्च किया, माई बोलते ही मैं लेडी पे आ गया। पहला रिलेशन है, फॉरवर्ड चलना है भाई, पहला रिलेशन फादर इन लॉ, दूसरा रिलेशन ओनली सन, और फिर बैकवर्ड चलना है, तीसरा रिलेशन ओनली सन, और चौथा रिलेशन सन। इस स्टेटमेंट में कितने रिलेशन, 4 रिलेशन, ठीक है ना। सबसे पहले आपने लेडी को बनाया जिसने स्टेटमेंट दी, पहला स्टेप क्या बताया था, जिसने स्टेटमेंट दी उसे बनाओ। दूसरा स्टेप क्या, उसकी स्टेटमेंट में माई वर्ड, आपने उसको सर्च किया। माई बोलते ही मैं लेडी पे आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट देने वाला अपने लिए माई वर्ड यूज करेगा। पहला रिलेशन है माई से, पहले मैंने बताया ना, माई वर्ड सर्च करके पहले आगे के फिर पीछे के। पहला रिलेशन है फादर इन लॉ, तो आप लेडी पे हैं, आपने इसके फादर इन लॉ बनाए। फादर इन लॉ कौन होते हैं, जो हस्बैंड के फादर होते हैं, ये उस लेडी के हस्बैंड और ये उसके हस्बैंड के फादर, तो बना दिए फादर इन लॉ। देखो बीच में जो लोग आते हैं ना, सपोज मेरे को नाना जी बनाने हैं, तो मेरे को क्लियर है ना, मम्मी के पापा बनाने, बीच में मम्मी बनानी पड़ेगी, आप बनाया करें। आप दादाजी बनाने तो पता है ना, पापा के पापा, तो बीच में पहले पापा बनाए। उसने पापा तो नहीं बोला, उसने तो दादा बोला कि दादा बनाओ, ठीक है ना। ग्रैंडफादर बोला, पैटर्नल ग्रैंडफादर बोला, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो फादर इन लॉ बोला, माई बोलते मैं लेडी पे आ गया। फादर इन लॉ बोला, फादर इन लॉ के लिए मुझे क्या करना था, पहले उसके हस्बैंड बनाने पड़े और उसके हस्बैंड के फादर बनाने पड़े। ये नहीं कि मैं डायरेक्टली फादर इन लॉ बना दूं, बीच में हस्बैंड को खा जाऊं, ठीक है ना, वो काम नहीं करना, ठीक। कंडीशन आप जानते हैं, जो बनाते हैं उस पर मूव कर जाते हैं। आप यहाँ पे हैं, दूसरा रिलेशन आपको बनाना है ओनली सन, तो आपने इससे उसका इकलौता बेटा देखा, या तो बना होगा या बनाना पड़ेगा, तो इसका इकलौता बेटा तो बना ही हुआ है। इकलौता बेटा मतलब सिर्फ एक ही बेटा बना सकते हो, आपका उसका एक ही बेटा बना हुआ है, तो दूसरा रिलेशन डन। इतनी बात समझ में आ गई, 2 रिलेशन आपके हो गए। तीसरा रिलेशन देखो, फॉरवर्ड कंप्लीट होने के बाद बैकवर्ड चलना है। माई से जब मैं पीछे चला तो ओनली सन, तो तीसरा रिलेशन है ओनली सन, मतलब इसका भी ओनली सन, इसका ओनली सन, तो दोनों का ही होगा, तो मैंने उसका भी ओनली सन बनाया। तीसरा रिलेशन डन, मैं यहां पे हो गया। चौथा रिलेशन क्या है, सन, सन, ठीक है ना, सन ओनली सन, ओनली सन, सन ओनली सन, डॉटर ओनली डॉटर, ये क्या है, ये रिलेशंस हैं, ये आपको बनाने पड़ेंगे। तो मुझे इसका सन बनाना था, मैंने इसका सन बनाया। चौथा रिलेशन डन, चारों रिलेशन डन, ठीक है ना। स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, और आप एट द एंड यहां हैं, और एट द एंड जहां हो उसको आप वो लिखेंगे जिसको पॉइंट किया गया। डायग्राम बनाते टाइम सिर्फ 2 ही लोगों के नाम लिखे होने चाहिए, एक जिससे शुरू किया, एक जिस पे खत्म किया। बीच में जो लोग होते हैं उनके नाम प्लीज ना लिखा करें। कभी आप फादर इन लॉ बना रहे हो उस पर लिख रहे हो फादर इन लॉ, मदर बना रहे हो तो लिख रहे हो मदर, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये टिप्स ही हैं जो हम, मान लो मैं एक क्वेश्चन में नहीं दूंगा, दूसरे में दूंगा, दूसरे में नहीं दूंगा, तीसरे में दूंगा, धीरे धीरे आपको समझने हैं भाई। क्वेश्चन में किसका रिलेशन पूछा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, लेडी का रिलेशन पूछा है, किससे पूछा है, बॉय से, तो आप बॉय पे बैठ जाइए। तो ये आपके फादर की मदर हो गई, जो आपके फादर की मदर हुई वो आपकी क्या हुई, ग्रैंड मदर हुई, और ग्रैंड मदर ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। आई होप आपको क्लियर होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत